हाँ जी। नमस्कार सभी का। आज के हमारे डे 24 एनसीईआरटी इकोनॉमी के लेक्चर 12 में आज का लेक्चर शुरू करते हुए जो आज हमने कंसेप्ट पढ़ना है, हमने मनी का कंसेप्ट पढ़ना है। तो शुरू करते हैं उसे। सबसे पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत है कि वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है। देखो, पैसा हर टाइम आपकी सर्कुलेशन में रहता है। लेट्स सपोज मैं दुकानदार हूं, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने किसी होलसेलर को पैसा दिया होगा जिससे सामान लिया होगा, उस होलसेलर ने किसी रॉ मटेरियल वाले को पैसा दिया होगा। ठीक है, वो रॉ मटेरियल वाला शायद आपके पास कुछ लेने आया था, आपके फादर के पास कुछ लेने आया था, तो उसने वहां पे कर दिया, मतलब घूम रहा है। अब देखो, इसी चीज के लिए हमने जब भी इन्फ्लेशन मेजर करनी होती है ना, एक चीज हम और भी देखते हैं कि आपका मार्केट में पैसा कितनी तेजी से घूम रहा है। देखो, अगर बहुत जल्दी हैंड्स चेंज हो रहे हैं, हैंड्स चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर लोग खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हैंड्स चेंज तभी होंगे ना। अगर मेरे पास नोट है पर मैं पैसे बचाने की जगह मैं इधर उधर खर्चा करी जा रहा हूं, जिन्हें मैं दे रहा हूं वो भी आगे कहीं और खर्चा करी जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी पैसा आपका हाथ बदली जा रहा है। इसे कहते हैं वेलोसिटी बहुत ज्यादा है पैसे की। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है, ये एक और फैक्टर बनता है जिसे हम कहते हैं कि आपकी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो कभी भी आए पेपर में आपको ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब अपने आप में यही होता है कि कितनी जल्दी पैसा हाथ बदलता जा रहा है। जितना कभी ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके तेज मूव करने का क्या मतलब होगा। इसके तेज मूव करने का मतलब होगा जितनी तेजी से ये घूम रहा है आपकी मार्केट में उतनी ही महंगाई बढ़ रही है। इस तरीके से आपने सब कुछ समझ के पेपर में अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है। अब धीरे धीरे अब गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसकी तरफ चलते हैं। इन्फ्लेशन हम कैसे कंट्रोल करते हैं, आरबीआई के क्या टारगेट्स हैं, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो, उससे पहले दो टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है, पेपर में ये भी आ जाती है कि नैरो मनी क्या होती है और ब्रॉड मनी क्या होती है। देखो, हम पैसे को भी दो कैटेगरीज में बांटते हैं। अब इस पैसे की कैटेगरी को समझने से पहले, आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं उससे पहले, आपको दो वर्ड्स में आपको बता दूं। उन दो वर्ड्स को आपने समझ लिया, ये बातें अपने आप आपको समझ आ जाएंगी। लिक्विड मनी का क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। ठीक है, लिक्विड मनी का क्या मतलब होता है, और दूसरा होता है, मतलब दूसरी चीज भी चलो यहीं पे लिख देता हूं, टर्म एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले लिक्विड मनी भी चलो काट देते हैं, बस लिक्विड समझो, और दूसरी साइड पे चलो टर्म समझो क्या होता है। ठीक है, मतलब इनमें भी मेन, सबसे मेन यही वर्ड्स हैं। लिक्विड का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जो बह जाए आराम से वो लिक्विड है। ठीक है, अगर पानी है, पानी को हम लिक्विड कहते हैं, कहीं पे भी गिरोगे बह जाएगी, लिक्विड है। पैसे के मामले में लिक्विड का क्या मतलब है, लिक्विड देखो ऐसी चीज होती है जो बहुत ही आसानी से आपको अवेलेबल है और जिसे आप आराम से, जिससे आप खर्चा कर सकते हो, एक्सपेंडिचर कैरी आउट कर सकते हो, उस चीज को हम लिक्विड कहते हैं। ठीक है, अब इस सेंस को, इस चीज को दूसरे सेंस में समझाने के लिए देखो, लिक्विड जो भी पैसा, मतलब आपको एग्जांपल रियलिटी बताता हूं। जैसे आपकी जितना भी पैसा आपके पर्स में पड़ा हुआ है, जो आपके पास नोट पड़े हुए हैं। अब देखो, एक चीज आप जानते हो, अगर पहली बात, अगर बैंक से पैसा निकाल लिया एटीएम से, वो नोट कैसे खर्च होता है कभी पता ही नहीं चलता। ठीक है, कब वो 500 का 250 रह जाएगा, 250 का 100, 100 का 50, 50 का 10, खत्म। वो खर्चा कहाँ जाता जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से कहीं पे भी एक्सचेंज किया जा सकता है। आपको पैसा खर्च करने के लिए या अवेलेबल करवाने के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है, जब मांगोगे तब आपके पास अवेलेबल है, नोट निकालो, पैसा खर्चा, डन। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड मनी में और कौन सा पैसा होता है, एक तो देखो आपकी करेंसी होगी, मतलब आपके नोट हो गए, आपके सिक्के भी हो गए। उससे पहले आप सिक्कों का कमेंट करो, आपके सिक्के भी इसी में ही आ गए, कि आपके सारे सिक्के भी इसी में इंक्लूड हो गए, नोट भी कि जब मर्जी खर्चा कर सकते हो। और देखो, जो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट और जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं, ये पैसा भी साथ के साथ अवेलेबल है। देखो,
कहीं पे भी किसी के पास भी जाओगे, किसी भी शॉप पे जाओगे, उन आप वहां पे जाके अपना कार्ड भी स्वाइप करवा सकते हो, ठीक है, या एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। इस पैसे के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, ये पैसा साथ की साथ आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऐसा पैसा है जो आप कभी भी निकाल सकते हो। तो इस पैसे को, जो पैसा आसानी से आपको अवेलेबल होता है, जो आप आसानी से खर्च कर सकते हो, उस पैसे को हम कहते हैं कि ये लिक्विड मनी है, ठीक है। मतलब ये डेबिट क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ आप बैंक में देखो, आप दो चीजें मेनली करवाते हो। एक तो आप बैंक में एज अ पर्सनल पर्सन बता रहा हूँ, बिजनेस के तौर पे नहीं, आप बैंक में या तो सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, या बैंक में जाके आप एफडी करवाते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे हम कहते हैं, वो भी आप बैंक में करवाते हो। सबसे मेन दो फंक्शंस जो आप बैंक में जाके पूरे करते हो, ये दो करते हो। जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, इसी से ही आप नोट भी निकाल रहे हो अगर एटीएम से निकाल रहे हो, और जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो कहीं जाके, आप कहते हो कि क्यूआर कोड दे दो, गूगल पे है, पेटीएम है, कुछ भी है, ये अल्टीमेटली जो आप वहां पे स्कैन मांग रहे हो, वो है क्या? वो स्कैन भी तो आपके बैंक अकाउंट से ही पैसे कट रहे हैं, और कहां से आ रहे हैं वो पैसे? तो ये जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, यानी कि ये ऐसा पैसा है जो आपको आराम से अवेलेबल है, ये एक तरह से लिक्विड है आपके लिए। वहीं पे अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूं, देखो फिक्स डिपॉजिट के लिए जो एक्चुअली बैंक्स वर्ड यूज करते हैं ना, वो उन्हें कहते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट, टर्म का मतलब होता है कोई ड्यूरेशन, कोई टाइम होगा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी ड्यूरेशन है। ये ऐसा पैसा होता है जो आपको आसानी से अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बोलोगे कि मुझे अपनी, जैसे अगर आप ये भी कहो ना कि मुझे अभी एफडी तोड़वानी है, तो ऐसा नहीं होता कि साथ के साथ वो आपको पैसा पकड़ा देंगे। उस पैसे को भी आपके बैंक में क्रेडिट होने के लिए कुछ घंटे से लेके कुछ दिन लग सकते हैं। तो वो इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि जैसे डेबिट कार्ड की तरह नहीं है, बस बैंक में स्वाइप किया पैसा आ गया। फिक्स डिपॉजिट एक तरह से वो पैसा है जो बैंक के पास पड़ा हुआ है पर आसानी से अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसे खर्च इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो इन दोनों में फर्क समझना। लिक्विड पैसा वो होता है जो आप आसानी से खर्च कर सकते हो, वो आपके सेविंग अकाउंट में होता है। जो फिक्स डिपॉजिट्स में होता है, ये टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। ये जो सेविंग अकाउंट है, इन्हें बैंक्स इन्हें भी सेविंग के नाम से नहीं जानती, इन्हें कहती है डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। और इनके लिए टर्म डिपॉजिट के साथ साथ दूसरा जो वर्ड है वो है टाइम डिपॉजिट, जो टाइम के बाद पैसा मिलेगा। ये है जब डिमांड आएगी पैसे की, ये पैसा देना पड़ेगा बैंक्स को। तो बैंक्स भी आपके पैसे को दो अलग अलग कैटेगरीज में डाल के रखते हैं। ऐसा पैसा जो कभी भी कस्टमर मांग सकता है, और एक ऐसा पैसा जो कस्टमर सिर्फ मुश्किल समय में ही मांगेगा, नहीं तो नहीं मांगेगा, तो लंबा टाइम भी हो सकता है। तो इस कारण आपके ये दो कैटेगरीज यहां पे हो गई, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अब यहां पे बात करते हैं ये नैरो मनी क्या होती है, ब्रॉड मनी क्या होती है। देखो नैरो मनी वर्ड यूज किया जाता है ऐसे कोई भी पैसे के लिए, ऐसा कोई भी पैसा जो आपको आसानी से अवेलेबल है, जो भी लिक्विड है, वो सारा का सारा पैसा उसे नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉड मनी होता है कोई भी, जितना भी सारा, ऑल मनी इन इकोनॉमी, इसके अंदर, यानी कि नैरो मनी भी आ जाती है, ब्रॉड मनी के अंदर ही नैरो मनी भी आ जाती है, प्लस और पैसा, जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा, आप जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स देते हो वो पैसा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है वो पैसा, आपके पास कोई फॉरेन करेंसी में पैसा पड़ा है वो पैसा, क्योंकि फॉरेन करेंसी भी आप खर्च थोड़ी कर सकते हो। मैं आज $1 का नोट लेके जाऊंगा, उसकी वैल्यू लेट्स सपोज 80 के करीब लगा लूं, क्या मुझे वो 80 रुपए का सामान दे देगा $1 के बदले? नहीं देगा, वो कहेगा रुपये लेके आओ, मैं क्या करूंगा इस डॉलर का, ठीक है, क्योंकि हमारी मार्केट में रुपी ही चलता है। तो इस कारण ये चीजें आसानी से एक्सचेंज नहीं हो सकती, ठीक है, इन्हें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड भी आपका ब्रॉड मनी में काउंट होता है।
गोल्ड, अब मैं किसी के पास सोने के सिक्के लेके चले जाऊंगा कि ये लो शर्फियां, तो मुझे पागल ही बोलेंगे कौन से जमाने में रह रहे हो, मुझे रुपये के नोट लाके दो। इस कारण इस कैटेगरी को समझना, आपके दो तरीके के बैंक में डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टाइम या टर्म डिपॉजिट जिसे कह सकते हो। डिमांड डिपॉजिट ऐसा पैसा होता है जो आपकी इकोनॉमी में ही काउंट होता है, कि चाहे जो मार्केट में नोट घूम रहे हैं या लोगों के सेविंग अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है, ये एक ही कैटेगरी में काउंट होता है। वहीं पे जो पैसा लंबे टाइम के लिए फंसा हो बैंक्स के पास, उन्हें कहते हैं टाइम डिपॉजिट, के कुछ समय बाद ही पैसा मिलेगा। पूछे जाते हैं कंसेप्ट के ऊपर, बस आपके वो कंसेप्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पेपर में ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। एक आपको मैं यहीं से एग्जांपल देता हूँ। मुझे साल नहीं याद कौन से साल में आया था, मेरे ख्याल से 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये आया, मैं आपको फ्रेश शीट पे समझाता हूं। क्वेश्चन ये आया कि आपके सेविंग अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में ₹1,00,000 पड़ा था, ठीक है। अब आपने सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके सारे के सारा कैश करवा लिया, ये यानी कि ₹1,00,000 आपने कैश में ले लिया। अब इस सारी चीज के कारण मार्केट की लिक्विडिटी के ऊपर क्या असर पड़ा, यानी कि पैसा जो मार्केट में पैसा था, क्या पैसा मार्केट में जो पैसा था उसके ऊपर क्या असर पड़ा। क्या लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है, क्या लिक्विडिटी डिक्रीज हो गई है, क्या लिक्विडिटी सेम है, या कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। मतलब इसमें से क्या चीज आप आंसर करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी इस तरीके से लिख दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे ये जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, यहां से ये सेविंग अकाउंट से ये जो कैश है, बेसिकली मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो सेविंग अकाउंट है वो भी तो लिक्विड मनी का ही पार्ट होता है, और जो कैश है वो भी लिक्विड मनी का है। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चला रहे थे, अगर आप आसानी से पैसा खर्च कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली वो लिक्विडिटी का ही पार्ट है। तो अगर मैंने सेविंग अकाउंट से पैसा चाहे कैश में कर लिया हो चाहे कैश से सेविंग अकाउंट में डाल दिया हो, उल्टा क्वेश्चन आ जाता, लिक्विडिटी के ऊपर कोई असर ना पड़ता, क्योंकि दोनों पैसे ही तो लिक्विड थे। कोई भी पर्सन अपने सेविंग अकाउंट से कैश या कैश से सेविंग अकाउंट करवा रहा है, उसमें कोई फर्क ना पड़ता। अगर यहीं पे कोई टाइम डिपॉजिट वाली की बात की होती, कुछ ऐसी बात की होती, वो वाला पैसा आपका आसानी से ये आपकी लिक्विडिटी को इंक्रीज करता। अगर ये पैसा कैश करवाया था, किसने अपनी एफडी तोड़वा दी, एफडी का पैसा उसने कैश में ले लिया, वो पैसा या एफडी का पैसा इवन सेविंग अकाउंट में ले लिया, टाइम से डिमांड डिपॉजिट में आ रहा है पैसा। देखो फिर से आपको बताता हूं, यहाँ पे बता के भी, आपके दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा है आपका टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जब आप डिमांड करोगे, तो ये पैसा है जो है लिक्विड। आप ये पैसा बैंक से सेविंग अकाउंट से भी डिमांड कर सकते हो, या अपने पास जो आपके पास खुद के पास नोट भी पड़े हैं, कैश भी पड़ा है, वो भी डिमांड का ही पैसा है। टाइम डिपॉजिट वो पैसा होता है जो लंबे टाइम के लिए बैंक के पास है, जैसे कि आपकी एफडी हो गई, ऐसी चीजें हो गई, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हो गए, कुछ भी हो गया जो पैसा जल्दी वापस नहीं आने वाला, ये एक टाइम पे बाद ही जब मेच्योर होगी एफडी तब जाके वो पैसा रिलीज किया जाएगा, नहीं तो फाइन सब लगता है, और वो आसानी से है, मतलब। तो इस चीज को याद रखना, डिमांड हमेशा लिक्विड होती है, ठीक है, क्लियर है। अब
ये बेसिक डेफिनेशंस आप यहाँ से इस प्रेजेंटेशन को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे आप रोक भी सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाया है। अगर आपको ये चीज समझ आ गया पेपर में, वैसे ही आंसर कर लोगे हर चीज को। चलो, अब देखो बैंक्स में ना आपकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं आपका पैसा रखने की। कैटेगरीज क्यों बनाई जाती हैं? देखो, एक बैंक्स की ना जनरल मॉडल बताता हूं, ये फ्रेश शीट पे बताता हूं आपको। बैंक्स काम कैसे करते हैं ये आपको बताना जरूरी है। देखो, जो बैंक होता है, बैंक हम सबसे पैसा डिपॉजिट्स के तौर पे लेता है। हम इसके कस्टमर हैं, ठीक है। हमें बैंक कहेगा कि मुझे अपना पैसा मेरे पास रखो। मतलब आपको पता ही है बैंक्स में टारगेट्स भी होते हैं, वो क्यों होते हैं उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? बैंक इस बेसिस पे चलते हैं कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो उसके पास कुछ ना कुछ पैसा रखेंगे। लेट्स सपोज हम जितने भी सारे कस्टमर्स थे, हमने सबने जोड़ के, ठीक है, 100 रुपए बैंक में रख दिए। ठीक है, चलो बहुत बड़ी कीमत नहीं है पर स्टिल समझने के लिए ठीक है। अब बैंक क्या करता है? बैंक हमें प्रॉमिस करता है कि देखो, अगर तुम पैसा ये बैंक के अंदर ही पड़ा रहने दोगे, इसके बदले मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट दूंगा, लेट्स सपोज 4%। हम सबको वादा कर दिया कि 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हम इसके लालच में खुश हो गए कि वाह 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बैंक क्या करेगा? बैंक हमारे 100 रुपए को, अब बैंक के पास कोई भी आएगा कि मुझे लोन चाहिए, बैंक कहेगा बेशक लोन लो। तो बैंक अलग अलग जगहों पे लोन बांट देगा, ठीक है। और इन सारे लोन वालों को बोलेगा कि देखो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 10% पे मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं। अब बैंक क्या करता है? बैंक हमारे पैसे को लेके वही पैसा आगे आगे और लोगों को लोन पे देता है। हम खुद भी ले सकते हैं और भी लोग, तो यही पैसा होता है, लोगों का ही पैसा आगे लोन पे जाता है। ये बीच में जो इंटरेस्ट रेट्स में फर्क होता है, ठीक है, और ये कंपाउंड, ये सिंपल, उसमें फर्क होता है। मतलब ये जितना भी इंटरेस्ट रेट्स में फर्क आया, वो सारी बैंक की अपनी कमाई होती है, वो बैंक के अपने प्रॉफिट्स होते हैं। तो यानी कि बैंक तभी कमा पाएगा जब बैंक लोन्स देगा, ठीक है, और लोन से रिकवरी आएगी, रिकवरी से पैसा आएगा। तो बैंक में नेचुरली देखो, अगर किसी पर्सन को पता है कि मेरी कमाई ही यहां से चलती है, बैंक में तो लालच भी आएगा ना, मैं ज्यादा से ज्यादा लोन दे दूं, जितने लोन दूंगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। पर अब इसकी तकलीफ क्या है? जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे लोन हर कोई पे बैक कर पाए। लेट्स सपोज ये जितने भी लोन थे, इनमें से कुछ लोग लोन चुका ही नहीं पाए, ज्यादातर लोन नहीं चुका पाए। अब उसमें क्या है? बैंक उनके एसेट के ऊपर, लेट्स सपोज किसी ने घर बनाने के लोन लिया था, बैंक उनके घर पे कब्जा कर लेगी, गाड़ी पे कब्जा कर लेगा। पर बैंक इन सबका करेगा क्या? आप कल अब बैंक के पास पैसा मांगने जाओगे कि मेरा 10 लाख रुपए लेट्स सपोज वापस दे दो, बैंक ऐसे तो नहीं आपको कह सकता कि 10 लाख तो नहीं है, ये लो एक स्विफ्ट खड़ी हुई है ये ले जाओ। आप कहोगे मुझे तो पैसा चाहिए, मैं क्या करूंगा इस गाड़ी का? ठीक है, गाड़ी तो मैं खुद ले लूंगा बाद में। तो वही बात है, अब बैंक्स में ये लालच ना आ जाए कि ये 100 का 100 रुपया बैंक्स गवा ना दें, इसलिए यहां पे रोल आता है आरबीआई का। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ना रिस्ट्रिक्शंस लगाता है बैंक्स के ऊपर कि वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितना पैसा खर्च नहीं कर सकते, को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं, इन सबको हम पढ़ते हैं और मैं वहीं पे साथ साथ आपको समझाता हूं। देखो, जो सबसे पहली रेशो मेजर की जाती है उसे कहते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशो। देखो, हमारे इंडिया में जो नोट्स पब्लिश किए जाते हैं, सारे नोट्स प्रिंट किए जाते हैं, वो आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। अब आरबीआई को ये तो पता ही होगा कि आज तक मैंने कितनी वैल्यू के नोट प्रिंट किए हैं, ठीक है, टोटल वैल्यू तो पता ही होगी ना कि आज तक कितने प्रिंट किए। देखो, आरबीआई सारी चीजों को कैलकुलेट करके चलता है, कितने को नोट फट गए होंगे, कितने को गल गए होंगे अभी तक, कितने बर्बाद हो चुके होंगे, कितने गुम हो चुके होंगे, ऐसी सारी कैलकुलेशन भी करके चलता है। पर उसके अलावा मतलब टोटल वैल्यू के कितने नोट्स मार्केट में होने चाहिए, आरबीआई को इसका अंदाजा तो है कि हम कितने लगातार प्रिंट कर रहे हैं, कितने खराब होते जा रहे हैं। आरबीआई को पूरी वैल्यू का अंदाजा है कि लेट्स सपोज 1000 रुपए, ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं लेते, 1000 रुपए के हमने नोट प्रिंट करके रखे हुए हैं, ठीक है, चलो 10,000 लगा लो,
ज्यादा, ये भी छोटे ही है जितने आरबीआई नोट वैल्यू जितनी इंडिया में घूम रही है, पर चलो। 10,000 आरबीआई को पता है कि टोटल आज तक जितने नोट प्रिंट किए हैं, चाहे वो 500 के प्रिंट किए हैं, 2,000 के प्रिंट किए हैं, मतलब जो भी कर आगे 10,000 की वैल्यू है। 10 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट, टोटल करके 10,000 के नोट मार्केट में घूम रहे हैं। अब आरबीआई को दूसरी साइड पे देखो, आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, तो आरबीआई को ये भी पता है कि सारे बैंक्स के पास उनके वॉल्ट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उनकी जो तिजोरियां हैं बैंक्स की, उनके अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो आरबीआई कभी भी बैंक से जब भी शीट अंदर पड़ा तो लोगों का ही पैसा है ना, कितना पैसा आज तक अगर आरबीआई ने 10,000 के नोट छापे थे टोटल वैल्यू के, उसमें से कितनी वैल्यू के नोट सारे बैंक्स में टोटल करके इंडिया में पड़े हुए हैं? लेट्स सपोज 9,000 के करीब आपके जो नोट हैं वो आपके बैंक्स के अंदर ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आरबीआई को पता है कि अच्छा लोगों के हाथ में 1,000 रुपए है, यानी कि लोगों के पास जो करेंसी है, कैश है, वो 1,000 रुपए के बराबर होगा, बाकी सारा तो बैंक्स के अंदर पड़ा है। ये इससे उल्टा एग्जांपल लगा लो, कोई भी लगा लो। ठीक है, कि अगर आरबीआई देखता है सारे बैंक्स के अंदर लेट्स सपोज 5,000 बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ है, 5,000 यानी कि इसका मतलब है लोगों के पास होना चाहिए। और कहां जाएगा पैसा? हमने 10,000 के नोट मैंने छापे हैं, उसमें से जो मेरे बैंक्स थे, मैं उन बैंक्स में से देख रहा हूँ कि अच्छा 5,000 यहां पड़े हैं, यानी कि 5,000 बाकी लोगों के पास होने चाहिए ना, जितने भी सिटीजन हैं मेरे देश के, उनके पास होने चाहिए। तो आरबीआई इस तरीके से पता लगाता है कितना पैसा लोगों के हाथ में है और कितना पैसा बैंक में है। इस रेशियो को कहते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। कितना पैसा लोगों के पास है वो करेंसी, कितना पैसा बैंक्स के अंदर पड़ा है डिपॉजिट, उसकी एक रेशियो। यानी कि इससे पता चलता है, देखो अब ये रेशियो सबसे पहले क्यों मेजर की जाती है? एक जनरल सी चीज आप सोच के बताओ, ज्यादा पैसा खर्च करने की टेंडेंसी कब होगी? जब आपके बैंक में पैसा पड़ा होगा या जब आपके पास कैश होगा? 100% जब आपके पास कैश होगा वो नोट जल्दी खर्च होते हैं। तो आरबीआई को यहाँ पे ये भी डर होता है, अगर लोगों ने कैश अपने पास ज्यादा रखा हुआ है, बैंक में नहीं पैसा रखा हुआ, लोग खर्चा भी ज्यादा कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है इंडिया में महंगाई और बढ़ जाए। तो सबसे पहले ये रेशो मेजर की जाती है। इसके बाद वाली जो रेशियोज हैं ये बैंक के ऊपर कंट्रोल करने के। अब इसमें से अगली जो रेशियो है, लेट्स सपोज अब सारा का सारा टोटल करके 5,000 रुपए एक ही बैंक लगाते हैं, एक सिंगल बैंक इंडिया में काम कर रहा है, 5,000 रुपए उनके पास पड़े हैं। अब बैंक के अंदर अगर 5,000 रुपए पड़े हैं, बैंक के पास तो लालच होगा ना कि मैं 5,000 रुपए खर्च कर दूं। ठीक है, मैं ये 5,000 रुपए का आगे बैंक जो है, बैंक को लगेगा मैं हर जगह आगे लोन बांट दूं, जितने लोन बांटूंगा उतना प्रॉफिट आएगा। पर इसके कारण ये भी तो हो सकता है, लेट्स सपोज अगर कल लोन वापस ना आए और लोगों ने अपना पैसा मांग लिया, इस बैंक के पास पैसे ही ना हुए, लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा पूरे बैंकिंग साइकिल से। तो आरबीआई उन्हें सारा पैसा खर्च नहीं करने देता। आरबीआई कहता है तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं, उसमें से तुम अपने लोन के लिए और जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स तुमने करनी है, इसके लिए तुम लेट्स सपोज, मैं सिर्फ तुम्हें एग्जांपल में बता रहा हूं, तुम 1,000 रुपए यूज कर सकते हो। मतलब 1,000 रुपए तुम अपने पास रखो अपने सारे ऑपरेशंस पूरे करने के लिए। बाकी के जो 4,000 रुपए हैं ये तुमने सेव रखने हैं, बचा के रखने हैं। ठीक है, ये बचा के रखो, चाहे अपने खुद के वॉल्ट में या मेरे पास भेज दो। मैं खुद अपने पास, आरबीआई कहता है मैं अपने पास रख लूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ ये 1,000 रुपए हैं। देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ना परसेंटेज फिक्स कर देता है कि तुम्हारे पास जितना भी डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट का तुम कितने परसेंट लोन के लिए यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज किसी बैंक के पास 100 रुपए ही है, आरबीआई कहता है तुम सिर्फ 10% यूज कर सकते हो, बाकी का 90 मेरे पास भेजो या अपने वॉल्ट में रखो बचा के। अब यानी कि वो बैंक सिर्फ 10 रुपए का लोन दे पाएगा, बाकी दे ही नहीं पाएगा। इसी कारण बैंक्स में इतनी होड़ मची रहती है और लोगों को बोलो अपने पैसे हमारे पास रखो, क्योंकि ये जितना बड़ा रेशियो होगी
तुम लेंड भी उतना बड़ा कर पाओगे, जितना बड़ा लेंड कर पाओगे उतना तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। इसलिए हर बैंक में ये रेस लगी रहती है। ठीक है, आज अब समझ आया कि वो क्यों टारगेट के इतने पीछे भाग रहे होते हैं। अब यहां पे वापस आते हुए देखो, ये जो रिजर्व, अब इसी चीज को कहते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशो। जितना पैसा डिपॉजिट में आया उसमें से कितना पैसा रिजर्व में भेजना है। 4,000 पैसा रिजर्व रखना है, 1,000 रुपए खर्च कर लो। ये रेशो आरबीआई फिक्स करके भेजता है कि तुम कितना खर्च कर सकते हो, कितना नहीं। जितना तुम खर्च कर सकते हो बस उतना को आरबीआई मतलब अपने लोन्स, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों के लिए रहने देता है, बाकी सारा उन्हें कहता है स्टोर करके रखो। अब देखो, पड़ा ये पैसा अब उनके वॉल्ट में भी है, मतलब इसमें से कुछ हिस्सा वॉल्ट में पड़ा होगा, सारा तो सारा वो आरबीआई में नहीं भेजते। उसका एक कारण भी होता है कि लेट्स सपोज कभी सडनली पैसे की डिमांड आ गई, आरबीआई से पैसा मंगवाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पैसा अपने पास रख लेना चाहिए कि लेट्स सपोज थोड़ा सा यहाँ खर्च कर लिया, बाकी कामों के लिए बाद में पूरा कर दिया इसे। ठीक है, देखो कोई ना कोई शॉर्टफॉल पड़ती रहती है कि अच्छा इधर पैसा कम पड़ गया, इधर से निकाल के अभी दे देते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करना होता है वो वापस, तो वापस 15 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो वो सारा पैसा आरबीआई के पास नहीं भेजते, वॉल्ट में रखते हैं। पर आरबीआई को अभी भी बैंक्स के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्हें ये है कि देखो ये जो 4,000 है ना, मुझे पता है कि तुम मुझे ज्यादा ऐसे देने नहीं वाले। अगर मैं तुम्हें कहूं कि अपनी मर्जी से दे देना, तुम ज्यादा नहीं देने वाले। और अगर मैं तुम्हारे पास रख गया, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम खर्च ज्यादा कर जाओगे। तो इसके बाद आरबीआई क्या कहता है कि देखो इस 4,000 में से मैं बताऊंगा तुमने मुझे कितना पा दो। 1,000 रुपए अपने वॉल्ट में रख लो, 1,000 की वैल्यू अपने वॉल्ट में रख लो, 3,000 मुझे दे दो। उस चीज को कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कितना पैसा तुम कैश में रखोगे और बाकी आरबीआई के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये जितनी हाई परसेंटेज होगी, लेट्स सपोज 100% अगर होगी, यानी कि ये सारा पैसा आरबीआई के पास भेज दो। ठीक है, तो ये परसेंटेज इस तरीके से वेरी करती है। ठीक है, तो ये होती है कैश रिजर्व रेशियो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को दोबारा भी सुनना पड़ा, रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। अब देखो बैंक ये कहता है ये जो 1,000 रुपये है ना, इसका भी मुझे तुम पे यकीन नहीं है कि तुम ये सारा पैसा भी बचा के रख लोगे। रखा तो इसलिए कि कभी कस्टमर की जरूरत आ जाए तो तुम इमीडिएटली दे पाओ, पर कहीं फिर से लोन लोन ना देने लग जाओ, ये सारा पैसा भी मैं तुम्हारा कैश में रहने नहीं दे सकता। तो आरबीआई एसएलआर डिक्लेयर करता है, ये भी आरबीआई डिक्लेयर करता है। इसमें क्या है कि देखो लेट्स सपोज ये जो 1,000 रुपए हैं, ये 1,000 भी सारा का सारा कैश में नहीं रहेगा। आरबीआई डिक्लेयर कर देता है कि तुम लेट्स सपोज इसमें से 150 रुपए कैश रख लो, बाकी जो सारी की सारी वैल्यू है तुम्हारी 850 रुपए की, ठीक है, वो सारी 850 की वैल्यू के अंदर तुम गोल्ड भी अपने पास रख सकते हो, फॉरेन करेंसी भी रख सकते हो। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी पेपर्स हैं, टी बिल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो रख लो। ऐसी सारी चीजें जो आसानी से कन्वर्ट ना हो, जिन्हें कन्वर्ट करवाने में टाइम लगे। कोई ऐसा कस्टमर बैंक जाएगा, बैंक ये थोड़ी कह सकते ये लो गोल्ड ले लो, पैसे नहीं है अभी, वो बैंक से तो पैसे ही लेने गया ना, पैसे ही। तो ये सारे के सारे ऐसे, इसे कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कितना पैसा लिक्विड में बैंक के पास रहेगा, लिक्विडिटी देखो फिर वर्ड आ गया आरबीआई ने इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी रेशियोज, इनके ऊपर बहुत सारे और भी, अगर आपने गवर्नमेंट के पेपर देने हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आपको पढ़ना जरूरी है। ओहो, अब देखो लास्ट में, अब आरबीआई इन्फ्लेशन के ऊपर कैसे काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे काम करता है, उस पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके से काम कर सकता है कि वो मनी सप्लाई कंट्रोल कर दे। मनी सप्लाई होती है आपका पैसा मार्केट में कितना अवेलेबल है, उसे कंट्रोल कर दे। मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड वहीं से आया, ठीक है, मनी से ही। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल, अब मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है। देखो मार्केट में अल्टीमेटली दो तरीके से पैसा आ या मार्केट से बाहर जा रहा है। हम बैंक से जब लोन लेते हैं, देखो जब हमने बैंक से लोन लिया, लोन एक नया पैसा है, तो ये पैसा आपका मार्केट में ऐड हो गया।
मार्केट में प्लस हो गया, यानी कि ये पैसा मार्केट में आ गया है, ये नया पैसा है जो मार्केट में आ गया। पर अगर मैं कोई सेविंग खुलवा देता हूं, बैंक में पैसा रख देता हूं, ये पैसा मार्केट से एक बारी के लिए निकल गया, बैंक में चला गया ना, बैंक थोड़ी खर्चा करेगा। बैंक का तो बिजनेस ही है, कोई लोन ले ले, कोई डिपॉजिट देते, बैंक कहीं नहीं खर्चा करने वाला। तो अगर तो बैंक के अंदर पैसा फंसा रहेगा तो मार्केट से मतलब अगर कभी मैं अब इस तरीके समझो, देखो अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है यानी कि लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, पैसा लोग खर्चा कर रहे हैं। अब आरबीआई को ये लग रहा है कि लोगों का खर्चा कंट्रोल करवाने की जरूरत है। बेस्ट तरीका है कि उनके हाथ से पैसा निकाल लो। कैसे निकालोगे? अच्छा सेविंग इंटरेस्ट रेट दो कि एफडी 8% पे हो रही है, एफडी जो है वो 8% पे हो रही है। तो जितनों के पास भी सरप्लस पैसा पड़ा हुआ उन्हें लगेगा इस टाइम एफडी का रेट बड़ा अच्छा मिल रहा है, जाके एक एफडी करवा देते हैं। लेट्स सपोज किसी के पास 1 लाख रुपए पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, अब वो ये 1 लाख रुपए शायद कहीं खर्च भी कर देता, शायद कोई नई बाइक ले आता, टीवी ले आता, कुछ भी ले आता, पर खर्चा तो हो रहा है ना मार्केट में। पर उसे एफडी का रेट अच्छा लगा, उसने ये 1 लाख रुपए एफडी में डाल दिया। अब हुआ क्या, जो ये 1 लाख था ये मार्केट से निकल गया, अब ये खर्चा नहीं होगा 1 साल के लिए। लेट्स सपोज अगर उसने 1 साल की भी एफडी करवाई, 1 साल के लिए एफडी के अंदर पैसा फंस गया है। और इंडिया में और सारी दुनिया में ये टेंडेंसी है कि एक बार कोई एफडी करवा लेता है ना, रेयरली कोई एफडी तोड़ता है, वो पड़ी रहती है, ठीक है, तो वो पैसा मार्केट से ऐसे निकाल लिया जाता है। वहीं पे अगर हमें कभी लगता है कि आपकी मार्केट में डीफ्लेशन हो रही है, मार्केट डूब रही है, तो हम चाहेंगे कि लोग खर्चा ज्यादा करें। खर्चा ज्यादा करें यानी कि लोन ज्यादा लें, तब हम लोन पे कम से कम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, सस्ते लोन, ताकि हर बंदे को लगेगा इस टाइम लोन बड़ा सस्ता मिल रहा है, गाड़ी खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लोन एक्स्ट्रा। जितने लोन जाएंगे बैंक का उतना ज्यादा बैंक का भी फायदा हो रहा है, और क्योंकि लोग खर्चा कर रहे हैं मार्केट में, जो आपकी मार्केट में डीफ्लेशन हो रही थी, कंपनीज की डिमांड गिर रही थी, वो डिमांड फिर से उठने लगेगी, क्योंकि लोग लोन ले लेके वो खर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आरबीआई पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। पर इसे इन्फ्लुएंस करने के लिए वो करता क्या है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, इन इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है कि बैंक कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। बैंक खुद नहीं डिसाइड करते, एक प्राइस आरबीआई डिसाइड करके देता है, उसके बाद बैंक रेट उससे थोड़ा सा ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है, एक रेट। तो आरबीआई जब कहता है बढ़ा दो, सबको बढ़ा, इस चीज को जो आरबीआई हर 3 महीने में अनाउंस करता है, उस चीज को कहते हैं रेपो रेट। आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। जो भी रेपो रेट होगा, इससे डिसाइड होता है कि आपका लोन कितने पे जाएगा, मतलब इससे ऊपर होता है लोन, ठीक है, तो ये मिनिमम बार हो गया, इससे ऊपर लोन रखना पड़ता है। इसके बाद एक बैंक रेट आता है, वो उस पे बैंक से डिसाइड करते हैं, मतलब वो थोड़ा सा इससे ऊपर चलता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज होती है इसी के साथ जुड़ी हुई, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि अगर ये ऊपर जाएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी ऊपर जाएगा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। रिवर्स रेपो रेट के साथ जुड़ी होती है सेविंग, आपको सेविंग पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जब मैं चाहता हूं लोग खर्चा ज्यादा करें, तो मैं चाहता हूं लोग लोन ज्यादा लें, वहीं पे मैं दूसरी साइड पे ये भी तो चाहूंगा कि लोग इस टाइम पे एफडी ना करवाएं। तो जहां पे मैं लोन पे 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा हूं, मैं सेविंग पे 2% करूंगा। लोगों को लगेगा यार 2% पे एफडी करवाने का क्या फायदा है, इससे अच्छा जो लेना है वही ले लेते हैं। तो लोगों के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इस टाइम खर्चा कर लो, इस टाइम ना करो। जहां पे मैं चाहूंगा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोग सेविंग करें, अगर मैं चाहता हूं कि सेविंग पे मैं 8% दे रहा हूं, मैं लोन 12% पे महंगे कर दूंगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में देखो मूव कर रहे हैं हमेशा, नीचे जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं, और लोन हमेशा आगे रहेगा। लोन इतने महंगे हो जाएंगे, 12% पे लोन, हर कोई कहेगा नहीं यार अभी नहीं लोन लेते, रुक जाते हैं। सेविंग पे सबको लगेगा कि अरे सेविंग रेट तो सस्ता हो गया, सॉरी सेविंग अच्छी मिल रही है, सेविंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी इन्फ्लेशन हो रही होती है, रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि लोन भी महंगे हो जाए और सेविंग भी ज्यादा लोगों को लुक्रेटिव लगे, लोग ज्यादा एफडी करवाएं। वहीं पे अगर
डिफ्लेशन होती है तो ये नीचे गिरा दिया जाता है, जहां पे आपकी लोन और सेविंग दोनों नीचे कर दी जाती है, लोन भी सस्ते हो और सेविंग करने के लिए लोग इंटरेस्टेड ना हो, ये दोनों एक साथ मूव करते हैं, इस चीज को याद रखना। ये थी मॉनेटरी पॉलिसी। अगले लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी करेंगे गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारी स्टेट गवर्नमेंट जो बजट है उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है वो चीज कवर करेंगे।